इंडक्टेंस। हम लोगों ने फैराडेज लॉ पढ़ा है। इट सेज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल when it changes, when the magnetic flux linked to a coil changes, then EMF is induced across its ends, and if we complete the circuit, then a current flows through it. इसमें हम क्या चेंज कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक है। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कौन बनाता है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाने के लिए हमारे पास कौन है उसका प्रोड्यूसर? आंसर है ए कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड जब किसी कॉइल में टच होता है, लिंक होता है, तो क्या बन जाता है? फ्लक्स। तो इसमें लिंक करने के लिए हमको एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से ही बनता है। अब हम क्या करते हैं? इसी कॉइल में करंट फ्लो कराते हैं एंड वी पुट ए बैटरी, वी पुट ए सेल हियर, this is a switch and this is a cell. Okay, जब ध्यान दीजिए, when we switch on, current will flow in it. अगर एक कॉइल में करंट फ्लो होगा तो वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बना B। अब दूसरा केस देखिए, एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस कॉइल के साथ टच हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? फ्लक्स कनेक्टेड टू ए एरिया, फ्लक्स कनेक्टेड टू ए कॉइल, फ्लक्स लिंक्ड टू ए कॉइल, ये बन गया। तो इसमें फ्लक्स किसके साथ लिंक हो रहा है? ये वाली कॉइल के साथ। फ्लक्स बना कौन रहा है? ये कॉइल खुद ही बनाती है। फ्लक्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, क्योंकि फ्लक्स किससे बनता है? फ्लक्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए, B और A। तो B बनाने वाली कॉइल कौन सी है? दिस कॉइल। एरिया किसका है जिसके साथ लिंक हो रहा है? सेम कॉइल। तो इस कॉइल ने खुद ही मैग्नेटिक फील्ड बनाया और अपने ही साथ लिंक कर लिया। अच्छा, जब यहां पर हम इसको स्विच ऑन करेंगे, जब इसको स्विच ऑन करेंगे तो इसकी करंट पहले 0 थी और 0 से बढ़ के कितनी हो गई? I। current here when we switch on, the current increase from 0 to I. If the current changes from 0 to I, what will happen to magnetic field? The magnetic field also change, क्योंकि magnetic field का फॉर्मूला क्या है? म्यू नॉट एंड I। अगर I चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। ओके, तो I इसी कॉइल में चेंज हो रहा है, इसी में फ्लो हो रहा है, उसके कारण यही मैग्नेटिक फील्ड बना रही है और इसी के एरिया के साथ में उसी का मैग्नेटिक फील्ड लिंक होता है और लिंक होके फ्लक्स बनाता है। अब इस फ्लक्स में चेंजेस आएंगे क्योंकि करंट चेंज हो रही है। अगर चेंज होगा तो क्या होगा? फ्लक्स अगर चेंज होगा तो फैराडेज फर्स्ट लॉ से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस ईएमएफ की डायरेक्शन लेंजेस लॉ से अपोजिट होगी, उसके कारण इसमें डायरेक्शन अपोजिट होगी। सो देयर विल बी एन ईएमएफ इंड्यूस। अब इसमें टोटल कॉइल कितनी है? 1 कॉइल, उसी में ही करंट जाती है और उसी के साथ फ्लक्स लिंक होता है। तो ये जो फिनोमिना है कि अगर हम एक कॉइल में करंट को चेंज करते हैं तो उसी में ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। दिस फिनोमिना इज नोन एज सेल्फ इंडक्टेंस। तो नोट करिए,
is a phenomena due to which the change of current in the coil, in a coil, induce an EMF in the same coil. This is self-inductance. Self-inductance phenomena due to which change of current in a coil induce an EMF in the same coil. इसी कॉइल में हम करंट चेंज करेंगे और इसी कॉइल में उनका EMF बनेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस हुआ। अब इसमें फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होता है? तो आंसर है, फ्लक्स का फॉर्मूला है phi = B × A। ये फ्लक्स है, इसके साथ कितना B, ये जो phi इसमें जाएगा B के कारण है, और B किस पर डिपेंड करता है? करंट I पे। इसका ये मतलब है the phi is magnetic flux is proportional to electric current। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट होगी उतना ज्यादा B बनेगा, जितना ज्यादा B बनेगा उतना phi बनेगा। So phi is proportional to electric current I। बाकी सब चीजों को हमने छोड़ दिया। Now, if phi is proportional to I, then we can always make an equation that phi B is equal to I and there is a constant L. This constant is constant of proportionality and this constant is known as coefficient of inductance. L is coefficient of inductance of the coil. So, then what is L equal to? L is equal to phi upon I. ये सब में लिख लिया। So coefficient of self inductance L। अब ये आपको याद रखना है, L सिंबल हमने किसके लिए बना दिया, फिक्स कर दिया, सेल्फ इंडक्टेंस के लिए, हमेशा के लिए। So L is equal to phi upon I। अब अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? If I current is equal to 1, then L is equal to 1। इसमें अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होगी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इसी के साथ लिंक हो जाएगा। उस समय जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है वही इसकी वैल्यू में कोएफिशिएंट ऑफ इंडक्टेंस फॉर दिस कॉइल। एक कॉइल में यहाँ पर हमने 1 करंट फ्लो की, इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ दैट इज 20। एक दूसरी कॉइल ली, छोटी है, उसमें भी 1 एम्पियर करंट फ्लो की, इसके साथ फ्लक्स लिंक हुआ 10। तो इसका इंडक्टेंस कितना है? 10। इसका इंडक्टेंस कितना है? 20। तो इंडक्टेंस को हमने कैसे डिफाइन किया? 1 एम्पियर करंट फ्लो कराइए, जितना फ्लक्स लिंक होगा वही इंडक्टेंस की वैल्यू है, L = 5। ये इसकी पहली डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन प्रैक्टिकल डेफिनेशन नहीं है,
क्यों नहीं है प्रैक्टिकल डेफिनेशन? क्योंकि फाई को नापने का हमारे पास कोई तरीका नहीं, इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। बट इन प्रिंसिपल वी कैन से दैट L is equal to 5 when the current is 1. When current in a coil is 1 unit, the flux linked to the coil itself is value of its self-inductance. This is first preliminary definition in principle. Okay. Now if we are changing the current, अगर इसमें करंट हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? देखिए, अगर करंट चेंज होगी और करंट को चेंज होगी क्योंकि हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो करंट 0 to I इंक्रीज होती है. When the current will change, the magnetic field will change. When magnetic field changes, the flux link will change. और अगर फ्लक्स लिंक चेंज होता है तो फैराडे लॉ से क्या होगा? An EMF is induced. वो EMF कितना होगा उसको देखिए. When current in the coil change, when current in the coil change, so when current in the coil changes, the magnetic field B changes. Due to this flux linked change, due to flux change, an EMF is induced. According to Faraday's laws. और ये EMF कितना होता है? This EMF is equal to d phi by dt. E is equal to minus d phi by dt. This is the change. d phi by dt is the change. So we can write it minus d by dt of phi, and phi is equal to L into I. So we will write here L into I. Out of this, L is constant coefficient of inductance and I is the current, but I is changing with time. So I is variable, L is constant. So E is equal to minus L di by dt. This is a very famous formula which gives us the basis of electricity. बिजली कैसे पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कैसे होती है, ये एक फॉर्मूला रखिए. E is equal to minus L di by dt. This EMF is induced in what? This EMF is induced in the coil. Whenever there is a change in the current. I don't say बिजली पैदा इससे होती है. Actually बिजली पैदा होने के लिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं मोशनल EMF. मोशन से पैदा होती है. ये हमको बताता है EMF, एक उल्टा EMF पैदा होता है. Anyway, this E is equal to minus L di by dt. अब ये जो EMF पैदा होता है इससे हम लोग L को डिफाइन कर सकते हैं. Current is a quantity which can be measured. EMF is a quantity which can be measured. उससे हम L को नाप सकते हैं. इसलिए एक और तरीके से डेफिनेशन बनाते हैं और वो तरीका है L is equal to E upon di by dt.
negative sign is for the direction of EMF, therefore we can omit it. Okay, so L is equal to E upon di by dt. If di by dt is equal to 1, then L is equal to E. This is induced EMF, this is coefficient of inductance. Now how we will define it? हमने इसमें कंडीशन क्या लगाई है? हमने कंडीशन लगाई है if dI by dt is equal to 1. इसका मतलब क्या होता है? The rate of change of current is 1 ampere per second. di by dt 1 कब होगा? When the current is changing at the rate of 1 ampere per second. When current through a coil is changing at the rate of 1 ampere per second, then value of EMF induced is equal to value of self-inductance. Self-inductance of the coil. When current through a coil is changing at the rate of 1 ampere per second, then value of EMF induced is equal to value of self-inductance of the coil. और वो उसका मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन कि जब di by dt को 1 कर देंगे तो जो E की वैल्यू होगी वही वैल्यू L मानी जाएगी। तो ये एक कॉइल हमने ली, इस कॉइल में करंट थी 10 एम्पियर, इसको हमने स्विच ऑफ किया या कम किया, 10 सेकंड में ये जीरो हो गई। 10 एम्पियर 10 सेकंड में जीरो हो गई, तो एक एक सेकंड में कितनी कम होती चली गई? 1 1 1 1। तो इसका di by dt कितना हो गया? 1 एम्पियर पर सेकंड। अब इसके ये जो दोनों एंड्स है, यहां हमने वोल्ट मीटर लगाया और इस वोल्ट मीटर ने दिखाया 100 वोल्ट। तो हम क्या बोलेंगे? इसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? 100 यूनिट। ओके, एक दूसरी कॉइल लाए, वो बहुत भारी भरकम कॉइल थी, उसमें भी हमने यही किया। 10 एम्पियर था, उसको जीरो कर दिया 10 सेकंड टाइम। तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या हुआ? 1 एम्पियर पर सेकंड। पर उसमें जब वोल्ट मीटर लगाते हैं तो वो हमको देता है 500 वोल्ट। तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना है? 500 यूनिट। इस तरह से जब हम करंट को 1 एम्पियर पर सेकंड से कम करें या ज्यादा करें तो जितना वोल्टेज ये दिखाएगा वही क्या माना जाएगा? उसका सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका ये जो यूनिट है वो हम क्या मानेंगे? यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सो नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। Unit of self-inductance is Henry. Unit of self-inductance is Henry. If Henry is a large unit, we also use millihenry. और आपको मालूम है अगर मिली बनाएंगे तो वो कितना होगा? 10 to the power 3।
Henry and practical unit is millihenry, which is equal to 10 to the power minus 3 Henry. Okay, now can we define 1 Henry? 1 Henry कितना होता है? तो देखिए एक कॉइल है, उसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है L वो E के बराबर होता है और फॉर्मूला क्या है? E अपॉन di by dt. E upon di by dt. In a coil, if di by dt is 1 ampere per second, 1 ampere per second, and induced EMF is 1 volt. Induced EMF is 1 volt. In a coil, if di by dt is 1 ampere per second, rate of change of current is 1 ampere per second and induced EMF is 1 volt. तो वो जो coil है उसका जो इंडक्टेंस होगा उसको कितना माना जाएगा? 1 हेनरी. Then its inductance is 1 Henry. 1 Henry किस कॉइल का इंडक्टेंस होता है? जिसमें di by dt 1 एम्पीयर पर सेकंड करो तो उसमें कितना वोल्टेज पैदा होगा? 1 वोल्ट. That is 1 Henry. ओके, ये हेनरी की डेफिनेशन हो गई. अब इसमें कभी कभार रेयरली एक क्वेश्चन और आता है, हेनरी या सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी डायमेंशंस बताइए. सो कैन यू कैलकुलेट डायमेंशंस फ्रॉम एनी फॉर्मूला? ओके, इसके लिए कोई भी फॉर्मूला ले लीजिए, जैसे ये वाला फॉर्मूला, इसको लेकर इसकी डायमेंशंस निकालकर बताइए. E क्या है? वोल्ट. वोल्ट का आपने फॉर्मूला एक बनाया हुआ है वोल्ट का, W अपॉन Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो अगर हमने इसका बनाया हुआ है W अपॉन Q, W अपॉन Q, Q क्या होता है? A इंटू T, एम्पियर इंटू टाइम. ये किसकी डायमेंशन है? E की. डिवाइडेड बाय di, इसकी डायमेंशंस क्या लेनी है? एम्पियर. और इसकी टाइम t. ठीक है. वर्क की डायमेंशंस आपको मालूम है, ml2 t-2. अब बनाइए कैंसलेशन करके सब. So this is ml2 t-2 a minus 2. ml2 t-2. देखिए आप लोग का भी यही आता है? ओके, करके देख लीजिए, कोई गलती होगी तो ठीक कर लेंगे. ओके, इस तरह से हमेशा जब भी कोई इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन निकालना है तो उसमें वोल्टेज को पकड़िए, ई को. जहां पर भी ई आएगा उसको क्या लिखना है? W अपॉन A. बस उसके बाद वो मैकेनिक्स में आ जाएगा. और जहां करंट लिखा है A, जहां चार्ज Q लिखा है वहां पर A इंटू T. ये करने से आप किसी भी चीज की डायमेंशन निकाल सकते हैं. कोई ना कोई एक फॉर्मूला उसका पकड़ने आना चाहिए. ओके, सो दिस इज सेल्फ इंडक्टेंस. अब सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का कम है, किसी कॉइल का ज्यादा है, ये किस पर डिपेंड करता है. सो वी कैन ऑलवेज फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस
उसकी ज्योग्राफी के टर्म में इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसका एरिया कितना बड़ा छोटा है, इसमें नंबर ऑफ कॉइल्स कितने हैं, इस पर डिपेंड करता है कि इसका सेल्फ इंडक्टेंस L ज्यादा होगा या कम होगा। अब उसको कैलकुलेट करते हैं और उसको कैलकुलेट करने के लिए हम बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे। बेसिक फॉर्मूला था हमारा L इज इक्वल टू phi अपॉन I। ओके, सो नाउ वी विल डू डेरिवेशन ऑफ सेल्फ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, उसको अब से हम लोग ब्रीफ में सेल्फ इंडक्टेंस ही कहेंगे। सो डेरिवेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L। लेट देयर बी ए solenoid of turn density N. What is this turn density? Number of turns per unit length. Turn density and area of cross section. Area of cross section A. Length L. Current I flow through it. Current I flow through it. Then magnetic field. Magnetic field B is equal to mu naught N I. ये हमको फॉर्मूला मालूम है सोलेनॉइड का। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, म्यू नॉट एन आई। अच्छा, अब एक पॉइंट को, एक टर्न को पकड़िए, एक टर्न के साथ फ्लक्स लिंक हम कैसे निकालते हैं। फ्लक्स लिंक विथ वन टर्न ऑफ कॉइल इज इक्वल टू B into A and this is equal to B की वैल्यू कहां से लानी है, यहां से। So this will become mu naught N I into A। ये हो गया। This is what? Flux linked with one turn। लेकिन इसमें कुल कितनी टर्न्स है, N टर्न्स पर मीटर है और लंबाई कितनी है L, तो टोटल टर्न्स कितनी होगी N into L। So flux linked with all turns कितनी है all turns N into L। ये this is equal to, इसको ऐसा ही लिखेंगे म्यू नॉट एन आई ए मल्टीप्लाई कर दिया एन इंटू एल। दिस इज फ्लक्स लिंक विद ऑल टर्न्स। ये है टोटल फ्लक्स लिंक और इसी को हमने लिख लिया इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई ए इंटू एल। ये आ गया टोटल फ्लक्स लिंक फाइंड। ओके, उसके बाद हम इस फॉर्मूले पे आते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू phi लिंक डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग I। सो L इज इक्वल टू phi की वैल्यू यहां से ली हमने म्यू नॉट एन स्क्वेयर आई, mu naught n square I A L. This is to be divided by I.
I is cancelled and what we get is mu naught n square A into L. This is self-inductance of the coil. L is equal to mu naught n square A L. So self-inductance किस पर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ कॉइल्स पर यूनिट लेंथ, टोटल एरिया और उसकी लेंथ, इन सब पर डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। कभी कभी इस फॉर्मूले को चेंज कर दिया जाता है। किस तरह से चेंज किया जा सकता है? एक और फिजिकल क्वांटिटी हम लेते हैं n. n is total number of turns in the solenoid. ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके बराबर होती है? L क्या है? टोटल लेंथ इन मीटर, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो n किसके बराबर हुआ? n इंटू L, n इज इक्वल टू n इंटू L। अगर ऐसा होगा तो n स्क्वायर किसके बराबर होगा? n स्क्वायर इंटू L स्क्वायर, उसमें से एक L को इधर कर दीजिए, n स्क्वायर L इज इक्वल टू स्मॉल n स्क्वायर L, स्मॉल n स्क्वायर इंटू L। तो ये वाला हो जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय म्यू नॉट n स्क्वायर A डिवाइडेड बाय L। ये फॉर्मूला, तो ये भी फॉर्मूला चलता है, ये भी फॉर्मूला चलेगा, दोनों। मोस्टली वी यूज दिस फॉर्मूला। इन दोनों में एक डिफरेंस है। कभी कभार कोई आपसे ये पूछ सकता है कि सेल्फ इंडक्टेंस का सोलेनॉइड की लेंथ के साथ क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट या इनवर्सली प्रोपोर्शनेट? यस, देख लो, दोनों कैसे हो सकता है? तो नहीं, देखिए जब ऐसी क्वेश्चन आती है, इस तरह का क्वेश्चन और भी आपने पढ़ा है। कैसे पढ़ा है मैं आपको याद दिलाता हूं। पावर का रेसिस्टेंस से क्या फॉर्मूला है? रहेगा तो फिर वो डायरेक्टली होगा। ये आप देख रहे हैं, पावर टू द रेसिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। ये इनवर्सली डायरेक्टली, तो डिपेंड ये करता है कि हमने कांस्टेंट किसको माना है, कांस्टेंट किसको माना है। सोलेनॉइड में 1 मीटर में 10 टर्न है, अगले में भी 10, अगले में भी 10, अगले में भी 10। अगर हम इसकी लेंथ चेंज करते हैं, दो तरीके से लेंथ चेंज होती है, इसी टर्न को पकड़ो और ऐसा खींच दो। क्या चीज बदली और क्या नहीं बदली? नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर बदल गया ये, लेकिन टोटल टर्न्स बदली क्या? नहीं बदली। कौन कांस्टेंट है? कैपिटल एन। टोटल। दूसरा तरीका देखो, अगर मुझे इस लेंथ को डबल करना है तो मैंने ये लाया और इसके साथ जोड़ दिया, अब लेंथ डबल हो गई। एक तरीका, इसमें कौन कांस्टेंट है? पर मीटर अगर ये 4 था तो अभी भी कितना पर मीटर? 4। कौन कांस्टेंट है? छोटा एन की बड़ा है? छोटा है, क्योंकि बड़ा एन तो बदल गया, 4 की जगह 8 हो गया। पहला तरीका क्या बताया था? लेंथ को डबल करना है, एक खींच दिया। अब कौन कांस्टेंट है? बड़ा एन, टोटल नंबर ऑफ कॉइल। तो जब कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है तो कौन सा फॉर्मूला लेंगे? ये वाला। और जब छोटा n कांस्टेंट है, लेंथ बढ़ाने के लिए और कॉइल ऐड करते जाना है, छोटा n कांस्टेंट है तो ये फॉर्मूला। समझ में आया? नोट करिए, इफ अपनी याददाश्त के लिए स्मॉल n इज कांस्टेंट, if small n is constant, then L is proportionate to L. L is proportionate to L. यहां लिख देते हैं।
and if n is constant, then L is proportional to 1 upon L. ये तरीका समझ आ गया? So this is all about self-inductance. So our next phenomena is mutual inductance. Mutual inductance देखिए क्या होता है, इसमें दो कॉइल हैं, एक में करंट फ्लो करते हैं, दूसरे में नहीं करते। एक में करंट फ्लो करते हैं तो दूसरे में ऑटोमेटिकली करंट फ्लो होने लगती, और अगर दूसरे में करते हैं तो पहले में होने लगती। दोनों का आपस में ऐसा रिलेशन है, और जब इस तरह का रिलेशन है तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक में करंट फ्लो किया, उसने इंड्यूस किया दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस किया। ओके, इसमें हम बनाते हैं, देयर आर टू कॉइल्स, लेकिन वो कॉइल ऐसी होनी चाहिए कि एक का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि फैराडेज लॉ से ईएमएफ जब भी इंड्यूस होगा उसके पीछे रीजन क्या होता है? उसके पीछे रीजन होता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनना जरूरी है और मैग्नेटिक फ्लक्स का लिंक होना जरूरी है। इसलिए दोनों कॉइल को हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से रखेंगे कि एक का फ्लक्स दूसरे के साथ लिंक हो जाए। और उसका बेस्ट तरीका है कि एक कॉइल बनाइए और उस कॉइल के ऊपर दूसरी कॉइल लपेट दीजिए इंसुलेटर देके, तो ये होगा दोनों कॉइल का आपस का तरीका। ओके, this is coil 1 and we have another coil on it. This is coil 2. दोनों एक ही एक्सिस पर हैं। ओके, इधर ध्यान दीजिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसका कैलकुलेशन। कॉइल 1 और कॉइल 2 इनके स्पेसिफिकेशन समझिए। कॉइल 1 थोड़ा सा हमने एरिया में छोटी रखी, इसका एरिया है A1। कॉइल 1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 पर मीटर, ये नंबर ऑफ टर्न्स। ये कॉइल 1 हो गई। कॉइल 2 में एरिया कितना लेंगे? कॉइल 2 एरिया इसका हमने लिया A2 और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N2। ये दोनों कॉइल हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर हैं। एक दूसरे के ऊपर होने से क्या बेनिफिट बनता है कि जो भी फ्लक्स बनेगा इसके अंदर बने या इसके अंदर बने, वो एक दूसरे को टच करेगा। बी, तो अगर एक ने बी बनाया दूसरे के साथ लिंक हो जाएगा क्योंकि दोनों एक ही एक्सिस पर हैं। ओके, ये जब हम एक में करंट चेंज करते हैं तो दूसरे गैल्वेनोमीटर में दिखाता है कि इसमें करंट आ गई। करंट किससे बनती है? ईएमएफ से। So when there is a change in the current in one coil, EMF is induced in the second coil. This phenomena is mutual inductance. तो इसको लिखिए,
then this phenomena is called mutual inductance. There is a current change in one and we get induced EMF in the other one. So this is mutual inductance. Okay, once you know this formula, अब हम इसको क्वांटिफाई करते हैं क्वांटिटीज के टर्म्स में. ओके, एक में करंट फ्लो कराते हैं कॉइल 1 में. कॉइल 1 में हमने करंट फ्लो कराई और इसको रखा I1. इफ करंट इन कॉइल 1 is I1, a magnetic field is produced. A magnetic field is produced. Due to this, a flux is linked. A flux is linked with second coil. Let it be phi2. सेकेंड कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक होगा उसको हमने कितना मान लिया, phi2, जो कि सेकेंड के साथ है. तो ये phi2 की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? आंसर है मैग्नेटिक फील्ड पे. मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? करंट पे. लेकिन वो करंट किस में है? फर्स्ट में. सो phi2 is proportionate to I1. Flux linked to the second coil is proportional to current flowing in the first coil, क्योंकि फर्स्ट कॉइल की करंट B बनाती है और वो B सेकंड के साथ लिंक होके phi2 बनाता है. So phi2 is equal to, we put a constant here, m I1, and this m constant किसके लिए कांस्टेंट? ये जोड़ी के लिए. ये जो पेयर है, इस पेयर के लिए ये एक कांस्टेंट है एंड दिस इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. m is कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन. कोएफिशिएंट ऑफ mutual induction. M is coefficient of mutual induction for this set of coils. तो दो कॉइल के एक सेट के लिए M की एक वैल्यू होती है. So this M is equal to phi2 upon I1. M is equal to phi2 upon I1. इसको हम लोग थोड़ा सा और स्पेसिफिक करते हैं. कैसे स्पेसिफिक करते हैं देखिए. म्यूचुअल इंडक्टेंस किसका है, किसके कारण है? तो आंसर है म्यूचुअल इंडक्शन सेकंड में हो रहा है और उसका रीजन क्या है? करंट इन दी फर्स्ट. तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट कॉइल. दिस इज phi2 upon I1. और बिल्कुल इसी की ट्यून में हम ये कह सकते हैं म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ फर्स्ट कॉइल विद रेफरेंस टू सेकेंड कॉइल कितना होगा? अब हम करंट किस में देंगे? सेकेंड में. और फ्लक्स किसका नापेंगे? फर्स्ट. तो जिसके साथ फ्लक्स लिंक होता है उसका म्यूचुअल इंडक्शन और विद रेफरेंस टू जिसमें करंट फ्लो. ओके, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस बना. सब चीजें हमको वैसी ही पढ़नी है जैसे हमने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा. इंडक्टेंस का डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है और डायमेंशंस पढ़ने की जरूरत नहीं है. इट इज सेम हेनरी और वो जो आया. ओके, so this is mutual induction.
अब हम लेते हैं इसमें एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें हम क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, एक कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे, कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है उसको काउंट करेंगे और उस फ्लक्स में करंट को डिवाइड कर देंगे, फ्लक्स में इसको डिवाइड कर देंगे करंट। ओके, देखिए शुरू करते, ये जो कैलकुलेशन है ये थोड़ी सी लंबी है, इसलिए आपका बीच में लिंक नहीं टूटना चाहिए और इसको बारी बारी से देखते जाइए। हमारा टारगेट क्या है, टोटल फ्लक्स निकालना। बाद में उसमें क्या करेंगे, करंट डिवाइड कर देंगे। करंट अभी किसमें फ्लो होती है, फर्स्ट। ओके, ड्यू टू करंट फ्लो इन कॉइल 1, अगर हमने N21 कैलकुलेट करना है तो करंट किसमें है, 1, इंड्यूस्ड ईएमएफ 2, so current flow in coil 1 is I1, therefore magnetic field produced by coil 1 is equal to mu naught and I1. Flux link with one coil of flux link with one turn of second coil is equal to, देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू A, ये हम सबको मालूम है, फ्लक्स इज इक्वल टू V इंटू A। अब सेकेंड कॉइल के साथ V कितना लिंक हो रहा है, जितना फर्स्ट ने बनाया, तो उसको हमने क्या लिखा, म्यू नॉट एन I1। कितने एरिया में लिंक हुआ, A1 में लिंक हुआ कि A2 में लिंक हुआ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स लिंक हो रहा है उसके लिए एरिया ऑफ लिंकेज क्या लेना, A1 की A2। ओके, मैग्नेटिक फील्ड बना कितने एरिया में, कितने एरिया में बना, A1, तो ये तो बना ही A1 में है, तो पूरे A2 को टच नहीं कर सकता। समझ में आ रहा, अगर ये A1 है और ये A2 है, यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे जाएगा, तो क्या ये पूरे A2 को टच कर सकता है, जगह जगह नहीं कर सकता, सिर्फ किसको टच करेगा, A1। एक चीज, दूसरा इसका उल्टा भी समझिए, जब ये फ्लक्स इसके बनाने की बारी आएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इसको टच करेगा, कितने एरिया को टच करेगा, A1। भले ये इतने एरिया में फ्लक्स बना रहा है, पर कांटेक्ट कितने में होगा, A1। अब देखिए, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो फ्लक्स के लिए एरिया कितना लेना है, A1 छोटा। अगर इसमें करंट फ्लो होकर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो फ्लक्स के लिए एरिया कितना लेना है, A1। इसका ये मतलब है कि जो लिंकेज होगी वो सिर्फ किसमें होगी, छोटे वाले एरिया में, और बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके साथ लिंक नहीं होगा, इसलिए एरिया कौन सा कंसीडर किया जाएगा, छोटा। तो इसमें हम क्या लेंगे, सेकेंड कॉइल म्यू नॉट एंड I1 मल्टीप्लाइड बाय A1, और यहाँ हम रीजन लिख देते हैं, A1 इज स्मॉलर देन A2। दिस इज इंपॉर्टेंट रीजन। अदरवाइज सेकेंड कॉइल के लिए हमको क्या लेना चाहिए था, A2, उसकी जगह A1 क्यों लिया, क्योंकि फ्लक्स बनता ही A1 में है, A2 के लायक बन ही नहीं पाता, तो उसको लिंक कैसे करेंगे।
A1 में बना, इसलिए हमने एरिया क्या लिया, A1। ओके, ये कितने के साथ लिंक हुआ, 1 टर्म के साथ। Therefore, flux linked with all the terms। और सेकेंड कॉइल में कितनी टर्म्स हैं, इसकी लेंथ है L। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, N1 पर यूनिट लेंथ। तो इसका फॉर्मूला बना N1 इज इक्वल टू N1 इंटू L। इसका क्या होगा, N2 इज इक्वल टू N2 इंटू L। लेंथ बराबर है दोनों। अरे बात नहीं, इधर देखिए, एक टर्म के साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है, μ0 Ni1 इंटू A1। तो टोटल टर्म्स के साथ कितना होगा, इसको टोटल टर्म यानी N2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फ्लक्स लिंक विद ऑल द टर्म्स इज इक्वल टू μ0, ये N कौन सा है, N1, μ0 N1 I1 A1 to be multiplied by N2 N2। ये आ गया टोटल फ्लक्स लिंक। अब ये टोटल फ्लक्स आ गया, तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय करंट। Therefore, म्यूचुअल इंडक्टेंस M is equal to μ0 N1 L1 A1 N2 upon current I1 to be divided by current I1 is cancelled, so we got an expression for M। ये M किसका है, M2, M of coil number 2 due to current in coil number 1। This is equal to μ0 N1 L1 N1, what is this, L1 कहाँ से आ गया, हाँ, I will write it again, μ0 N1 I1 A1 into N2, this is to be divided by I1। This I1 is cancelled, so we get μ0 N1 into A1 into N2। इस N2 को हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, N2 into F, ऐसा। So this will be μ0 N1 N2 A1 into F। This is expression for M21। और अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिख दें, तो this is μ0 N1 N2 A1 into F। और इसमें हमने A1 क्यों लिया है, क्योंकि A1 A2 से छोटा है। ये हमारा फॉर्मूला बना किसका, M21। So this is expression for mutual inductance of coil number 2 with respect to coil number 1। When the current is flowing in coil number 1, then mutual induction is this। Okay? ये सबका नोट हो गया। ओके, अब ये देखिए एक छोटा सा, ये हमने M21 निकाला था। कैन वी फाइंड आउट M12? Yes, sir। तो इसको M12 को अगर हम जल्दी से निकालेंगे, M12 करंट किस में फ्लो हो रही है, 2 में। तो B ड्यू टू करंट इन 2, B2, this B2 is equal to μ0 N2 I2। Is this point clear? B2 μ0 N2 I2। Then flux linked with one turn of first coil, this is μ0 N2 I2। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, phi is equal to B into A। अब B की वैल्यू क्या लेंगे,
म्यू नॉट इनटू I2, लेकिन एरिया क्या लेंगे? फिर से A1, क्योंकि इसका एरिया A1 है। भले ही ये इतना बड़ा फ्लक्स बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये कितने को टच करेगा? जितना इसका एरिया है, और इसका एरिया कितना है? A1, इसलिए ये क्या रहेगा? A1 एक्सप्लेनेशन वही है, A1 इज स्मॉलर देन A2। ओके, सो ये आ गया फ्लक्स लिंक विद वन टर्म। देयरफॉर फ्लक्स लिंक विद ऑल द टर्म्स, ये हो जाएगा N1। ये हमने चेंज कर दिया। दिस इज म्यू नॉट N2 I2 A1 और टोटल टर्न्स कॉइल की N1। ये 5 की वैल्यू आ गई। Therefore, mutual induction of coil number 1 with respect to coil number 2 is mu naught N2 I2 A1 into N1 to be divided by current I1, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर होता है? 5 into I। ये ओके, करंट किसमें है? सेकेंड कॉइल में, I2। So I2 is cancelled. Now what we get here is mu naught N2 A1 and N1. This is equal to mu naught N1 N2 A1 into N. This is M12. पर आपने जो M21 निकाला था, M21, उसका फॉर्मूला देखिए, हमने जो डिराइव किया था म्यू नॉट N1 N2 A1 into L। दोनों कैसे? एग्जैक्टली सेम। दिस गिव्स अस दैट M12 इज इक्वल टू M21। कोई अंतर दोनों में नहीं है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू हम सिर्फ क्या लिखते हैं? नो टू वन, नो वन, राइट। और इस n की वैल्यू क्या लेनी है? म्यू नॉट N1 N2 A1 into L। एंड व्हाट इज A1? एरिया ऑफ द स्मॉलर कॉइल। ठीक है, सो दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में बेसिकली आपको याद रखना है कि काम क्या हो रहा है। एक में जब करंट चेंज होगी तो दूसरी कॉइल में ऑटोमेटिकली EMF बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वी आर गोइंग टू यूज इन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स एंड मेनी अदर इक्विपमेंट्स। एक कॉइल में करंट को चेंज करेंगे, दूसरी रखी हुई कॉइल में ऑटोमेटिकली करंट बन जाएगी, उसमें ऑटोमेटिकली EMF बन जाएगा। ठीक है, दिस फिनोमिना इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, बस आज यहीं तक करते हैं।